हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रैक एंड सेट। माई सेल्फ शुभराज सिंह डोडिया। ठीक है, मैं आपको आज केमिस्ट्री का सिलेबस बताने वाला हूँ। मैंने इंट्रो वाली वीडियो मिस कर दी थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था। आपने पहले भी मुझे देखा होगा, मैंने पॉडकास्ट वगैरह लिया है, अगर आपने चैनल पे वीडियो देखी होगी। तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ पहले। माई सेल्फ शुभराज सिंह डोडिया, आई एम करेंटली सेकेंड ईयर अंडर ग्रेड स्टूडेंट एट IIT खड़गपुर, परस्यूइंग BS इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना केमिस्ट्री का सिलेबस। तो एनसेट 2025 के लिए हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले हैं। हाँ, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा केमिस्ट्री का, उसमें टोटल 28 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 28 क्वेश्चंस में से तुम्हें 25 क्वेश्चंस अटेंड करने रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस तुम छोड़ सकते हो, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि तुम सारे क्वेश्चंस की जितना भी सिलेबस है सब कवर करो। तुम्हें सब आता होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या फिर कुछ हम बन नहीं पाते, कोई फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट चॉइस रहे कि हम 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ सके और बाकी सारे क्वेश्चंस अटेंड कर सके, ताकि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, तो तुम्हारे एग्जाम में 28 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से तुम्हें 25 अटेंड करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस किन किन से आएंगे, कुछ 10 टॉपिक एनसेट ने डिसाइड किए हैं, 10 टॉपिक्स, और उन्हीं में से ही तुम्हें क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और टॉपिक्स क्या है, क्या सिलेबस रहेगा, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो भी टॉपिक होंगे, कैसे हम सिलेबस वगैरह कवर करेंगे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस। तो जो हमारा पहला यूनिट जो एनसेट के सिलेबस में दे रखा है वो है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी अगर एक लिक्विड देखें, सॉल्यूशन देखें, तो उसमें क्या होता है, सोल्यूट रहता है और सॉल्वेंट रहता है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन होगी इनमें, मतलब क्या वेपर प्रेशर रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, किस चीज पे क्या चीज डिपेंड करेगी, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखने वाले हैं, किस किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, सॉलिड में, लिक्विड में। जैसे भी हम किसी भी सोल्यूट को और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो उनका क्या रिफ्लेक्ट होगा। राउल्स लो देखेंगे हम, राउल्स लो क्या होता है। हम बेसिकली इसमें एक गैसेस स्टेट की इक्वेशन होती है, PV इज इक्वल टू NRT, उसका भी यूज करेंगे। इसमें कौन सी टर्म क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वो ये प्रॉपर्टीज होती है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या क्या होती है अपनी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब जैसे कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने पास 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और ये बढ़ के हो गया मान लो 101 डिग्री सेल्सियस, तो ये बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हुआ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, नेगेटिव में हो गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, उसमें मॉलिक्यूलर मास वगैरह इन सबसे रिलेटेड फॉर्मूलाज भी आएंगे, तो उनको हम देखेंगे। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वांट ऑफ फैक्टर फैक्टर हम देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी पहली यूनिट रहेगी सॉल्यूशन, उसमें हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, यही सिलेबस में एनसेट के। जो एनसेट का मेन सिलेबस है वहीं से ये सब उठाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यूनिट 2 है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे कि आपने देखा होगा 11th-12th में कि जैसे कि ऐसे सेल वगैरह बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी सेल बनी होती है या फिर एक ऐसे नॉर्मल एनोड और कैथोड करके ऐसे सेल भी बनी होती है। तो ये सेल्स वगैरह क्या होती है, इनके नाम क्या होते हैं, इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, वो भी हम देखेंगे। नस्ट इक्वेशन देखेंगे और उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तब नस्ट इक्वेशन बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिसको यूज करके हम बाकी चीजें अपनी कैलकुलेट करते हैं। रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी और EMF ऑफ द सेल देखेंगे। तो ये कैसे देखेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है कि अगर कोई भी रिएक्शन वगैरह हो रही है तो उस पर जो वो चीज डिपेंड करती है ना, वो गिब्स फ्री एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो अगर अपनी गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 है तो जो भी अपनी प्रोसेस रहेगी वो स्पॉन्टेनियस रहेगी, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कोलराउस लॉ, इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ सेल वगैरह होती है, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, लीड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स। ये सारी चीजें हमें किस प्रकार से डिपेंड करती है, ये बेसिकली जो लीड एक्यूमुलेटर है, फ्यूल सेल, ये सब एग्जांपल होते हैं कि इसमें कोई भी पर्टिकुलर हम आयन वगैरह यूज करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं,
अपना ईएमएफ वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना, बैटरी कितने डिस्चार्ज कैसे होती है, बैटरी चार्ज कैसे होती है, चार्जेबल बैटरी है भी या नहीं है, उस पर्टिकुलर बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 पे, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब जैसे कि कोई भी रिएक्शन है, ए प्लस बी से क्या बना अपना, सी प्लस डी बना, तो ये रिएक्शन का रेट क्या है, मतलब ये कितनी स्पीड से चलती है, कितनी जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी भी या नहीं होगी, तो वो सारी चीजें हम केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैसे अफेक्ट करेंगे, कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, कैटलिस्ट अफेक्ट करता है। कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है, कोई भी रिएक्शन है, मान लो इसमें अपनी ए प्लस बी रिएक्शन हो रही है, जो कि क्या बना रही है, अपनी सी प्लस डी बना रही है, इसमें हम कोई भी कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन घट भी सकती है। ठीक है, तो ये हम केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी भी देखेंगे। हम देखेंगे अरेनियस इक्वेशन क्या होती है। अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली अरेनियस इक्वेशन में हम एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है और कैसे चेंजेस होती है, तो उसकी इक्वेशंस वगैरह देखेंगे और कैसे डिपेंड करेगी वो सारी चीजें देखेंगे। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि इसमें गिवन है अपने पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना, उन सब चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कैसे डिपेंड करती है, क्या उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आप सभी ने पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी, है ना, ऐसी कुछ पीरियोडिक टेबल होती है अपने पास। तो उसमें जो है यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यार उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उनकी अकरेंस क्या होती है नेचर में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ट्रेंड्स क्या होते हैं कि जैसे कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में इधर जा रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज पे क्या असर पड़ेगा, उनके मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या असर पड़ेगा। तो जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज लिख रखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, आयोनिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टेलियर कंपाउंड्स, अलॉय फॉर्मेशन, तो इन सारी चीजों को हम कैसे डिस्कस करेंगे, इन सारी चीजों को हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डिस्कस करेंगे। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे और एफ ब्लॉक की भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, है ना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि जब हम इधर जाते हैं ना, जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज उसकी डिक्रीज करने लग जाती है। तो ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, उसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम इस पर्टिकुलर यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसका पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, लिगेंड्स वगैरह के बारे में देखेंगे। अब जैसे कि आपको लगा हो लिगेंड्स वगैरह क्या होता है, तो लिगेंड्स वगैरह कुछ नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स ही होता है। जैसे कि मान लो ये बीच में एक सेंटर में एक एलिमेंट है, उससे कुछ तो भी लिगेंड्स अपने अटैच है, तो ये जो भी एलिमेंट वगैरह अपना अटैच है, इसे ही हम लिगेंड कहते हैं। क्या होता है अपन डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कलर क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे चेंज होती है, आईयूपीएससी भी देखेंगे। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आईयूपीएससी अगर सीखा हो तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हमारा एक आईयूपीएससी होता है, तो वो कैसे नोमेनक्लेचर उसका करते हैं ये हम देखेंगे। बाकी फिर क्या कुछ थ्योरीज वगैरह देखेंगे, वर्नर थ्योरी देखेंगे, वीबीटी देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उनके स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उनके बायोलॉजिकल सिस्टम, एक्सट्रैक्शन, मेटल्स, इन सारी चीजों में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में। ठीक है, कलर वगैरह कैसे चेंज करते हैं, कलर वगैरह आयन वगैरह से चेंज करते हैं। ठीक है, अगर हाँ ठीक है, तो आयन वगैरह से कलर वगैरह डिपेंड करता है कि जैसे कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो एक्साइट कर जाता है तो कलर कैसे चेंज करता है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम, तो हमारा आता है हेलो अल्केन और हेलो एरिन। हेलो अल्केन हेलो एरिन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि कार्बन की एक चेन है और इस पे अपना एक हेलोजन अटैच है। हेलोजन में क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो ये हो गया अपना हेलो अल्केन। हेलो एरिन क्या होता है, एरिल हैलाइड होते हैं, जैसे कि अगर अपना यहाँ पे
बेंजीन बना है और इसमें अगर अपन कुछ तो भी एक्स अटैच कर दें तो ये अपना हेलो एरिन में काउंट हो जाता है। अपन देखेंगे कि ये जो सी एक्स बॉन्ड का नेचर है वो क्या होता है, ठीक है, कि मतलब ये बॉन्ड टूटता क्या है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है। अगर ये क्लोरीन के साथ अटैच रहेगा तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ब्रोमीन के साथ अटैच होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। अब हेलो एरिन्स में भी सेम हम नेचर देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, उनका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। यूज देखेंगे, किसके किसके यूज देखेंगे, डाइक्लोरोमीथेन के, ट्राइक्लोरोमीथेन के, टेट्राक्लोरोमीथेन के, ठीक है। तो जो जो डिफरेंट डिफरेंट अपने पास कंपाउंड्स हैं जो कि यूज होते हैं उन सारे के हम यूजेस देखेंगे, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अक्सर यूज करते हैं तो उनके रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 7 अपने क्या होती है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स। अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, वही अल्कोहल अपना OH जुड़ जाता है, फिनोल, ठीक है। तो ये सब अपने अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे, सेम नोमेनक्लेचर देखेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। बेसिकली हर एक जो भी हम ऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हैं ना यही सब देखने वाले हैं, अपना प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और बाकी उनका नोमेनक्लेचर, और कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स वगैरह है उनके बारे में थोड़ा बहुत यूज केस वगैरह अपन देखेंगे, कैसे कैसे उनको फाइंड करेंगे, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को कैसे फाइंड करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को। मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे कि कैसे वो रिएक्शन पर्टिकुलरली बन रही है। सिमिलरली फिनोल के केस में भी वही अपना नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, रिएक्शंस देखेंगे अपन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कुछ देखेंगे, यूजेस ऑफ फिनोल देखेंगे, ठीक है। सेम ईथर में भी अपन नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके कुछ यूज केस कि कैसे कैसे उनको पर्टिकुलर अपन यूज कर सकते हैं, कैसे उनको दूसरे रिएक्शन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यूनिट 7 में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या होता है, ये अपना एल्डिहाइड होता है। कीटोन क्या होता है, ऐसे अगर इधर कुछ चेन वगैरह बन रही है तो ये अपना कीटोन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में भी सेम देखेंगे, क्या क्या देखेंगे अपन, नोमेनक्लेचर देखेंगे, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनकी प्रिपरेशन देखेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। नेचर देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप्स का, मैकेनिज्म देखेंगे, जो भी रिएक्शंस होगी उनका मैकेनिज्म देखेंगे, है ना, कि कैसे हो रही है वो, SN1 से हो रही है, SN2 से हो रही है, कौन सा रिएजेंट डालने पे क्या बन रहा है, उसको कैसे सिंथेसाइज करेंगे, उससे हम क्या बना सकते हैं, उसको अपन रिडक्शन के तौर पे ले सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन के तौर पे ले सकते हैं। बेसिकली अगर केमिस्ट्री में आप डिस्कस करोगे ना कि हमारी जितनी भी रिएक्शंस वगैरह होती है वो 3-4 चीजों पे ही डिपेंड करती है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन पे रिडॉक्स रिएक्शंस होगी, है ना, या फिर अपनी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो जाएगी, ठीक है। बाकी इस तो गाइस थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बीच में, जो बैटरी लो का आया था वो चार्ज नहीं लगाया था तो अभी लैपटॉप बंद हो गया था। जहां तक अपन ने बताया था वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड को फिर से देख लेते हैं कि अपन ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ने वाले हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, कुछ इस प्रकार का एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है, ये कीटोन होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो हम वही देखने वाले हैं, इसमें भी नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं, नेचर देखने वाले हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, प्रिपरेशन देखने वाले हैं, ठीक है। और SN1 SN2 रिएक्शन जो भी होगी, कैसे भी उनको सिंथेसाइज करेंगे, उनसे हम क्या दूसरी चीजें बना सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, उनका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में बेसिकली अपने पास वही रिएक्शंस होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है जो रिडॉक्स नहीं होती है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। पर ये तो शायद तुम्हें हायर स्टडीज में आता होगा, इधर तो 12th में तो शायद ही है, ठीक है। तो हमें है अभी सेमेस्टर वगैरह में, कॉलेज वगैरह में, लेकिन उधर शायद नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास 9th यूनिट है एमीन्स की। एमीन्स क्या होता है, जैसे कि अपना NH2 ग्रुप अपने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच रहेगा तो अमीन्स होगा। एमीन्स में भी हम वही करेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। कुछ अमीन्स होती है जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से हम रिएजेंट्स में डालेंगे, कैसे रिएक्शंस कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर अमीन कौन सी है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। डाइजोनियम सोल्ट्स की हम प्रिपरेशन देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि कैसे वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस वगैरह तो हम डायरेक्टली याद कर लेंगे, बाकी इनकी रिएक्शंस वगैरह की केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इनसे हम क्या बना सकते हैं और ये किस चीज से बनते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स में कुछ नहीं होता, बायोमोलिक्यूल्स में हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन एंड विटामिन, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में वही अपना जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब होते हैं। प्रोटीन्स में क्या क्या होता है, प्रोटीन्स में अपने पास होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनसे मिलके बनता है। अब प्रोटीन्स किनसे बनते हैं, अपने पास अमीनो एसिड से बनते हैं प्रोटीन्स, और अमीनो एसिड्स अपने शायद एनसीईआरटी में 20 अमीनो एसिड्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन ए बी सी जो भी विटामिन होते हैं उन सब चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके यूज केस क्या है और किन किन चीजों में मतलब किन किन चीजों में वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। डीएल एंड एल कन्फिग्रेशन देखेंगे, ऐसी कुछ पर्टिकुलर चेन वगैरह बनती है। ठीक है ना, एच ओ एच वैसे करके, तो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन मजेदार टॉपिक है। अगर हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे कि पहले हमने ये सीख लिया, उसके बाद ये सीख लिया, इसके यूज केस देख लिए, कैसे ये बन रहा है वो देख लिया, प्रोटीन के बारे में जान लिया, तो हमें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो यही हमें 10 टॉपिक जो 10 यूनिट थी एनसेट के सिलेबस में, यही सब हमें पढ़ना है केमिस्ट्री में। तो बाकी बाय बाय गाइस, ध्यान रखना, यही सब हम देखेंगे। इसमें हम बेसिकली एक चीज और हम बता देते हैं कि जैसे कि जब हम ये टॉपिक कवर करवाएंगे ना, इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी करवा देंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जैसे कि हमने मान लो फॉर्मूला, तुम्हें कोई भी फॉर्मूला केमिस्ट्री का वो बता दिया, तो अगर जब तक तुम्हें उसको अप्लाई करना नहीं आएगा तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन फिर उसको अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तुम्हें टॉपिक पढ़ा देंगे, उसके कुछ बेसिक क्वेश्चन कराएंगे पहले। बेसिक क्वेश्चन क्यों, ताकि तुम्हें एटलीस्ट समझ में आ जाए कि वो पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज कैसे हो रहा है। उसके बाद हम कुछ उसके अच्छे क्वेश्चन भी करा देंगे जो कि एनसेट में आए गए, एनसेट तक ही लेवल रखेंगे, उससे ऊपर नहीं उठाएंगे, जेई वेई तक नहीं जाएंगे। ठीक है, और इन सब चीजों के बाद हम ट्राई करेंगे कि तुम्हें एक गूगल फॉर्म भी दे दें, ताकि तुम जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो उनको अपने से प्रैक्टिस कर सको। गूगल फॉर्म में क्या होगा, तुम्हें 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे तुम टेस्ट देते हो वैसे 4-5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, अच्छे से सॉल्व करना, सबमिट कर देना, अगले वीडियो में उसका हम डिस्कशन कर देंगे। तो ये तुम्हारा एक प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर है तो उसमें तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो यही प्लान रहने वाला है कि हम कैसे केमिस्ट्री को पढ़ाने वाले हैं। धीरे धीरे शुरू करेंगे, थोड़े थोड़े टॉपिक लेंगे, बेसिक से उठाएंगे कि तुम्हें क्या जानना जरूरी है। सारी चीजें नहीं बता सकते केमिस्ट्री में। देखो, अब जब हम अभी बीएस वगैरह पढ़ रहे हैं ना केमिस्ट्री में, तो उसमें बहुत सारे हैं कि उनको वो फॉर्मूला कहाँ से आया है, साइंटिस्ट ने क्या अज्यूम किया था, है ना, वो सारी चीजें। लेकिन हमें इतना नहीं जानना है। जो 12th का जो सिलेबस होता है उसमें बस हमें ये जानना है कि कौन सा फॉर्मूला होता है, वो किस लिए यूज किया जाता है, जो बेसिक चीजें जिनकी जरूरत पड़ेगी वो सब हम बताएंगे। बाकी ज्यादा एडवांस में हमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वैसे ही कम टाइम बचा है एनसेट एग्जाम के लिए, तो वैसे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। हम जो भी लेक्चर्स लाएंगे वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय बाय।